जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं वो सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनेंगे वो सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाने वाला है विथ हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, एकदम सरल तरीके से सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला है पुष्प की संरचना। ये पूरा चैप्टर ना दोस्तों पुष्प की संरचना पे ही डिपेंड है। अगर आप पुष्प की संरचना को समझ गए तो समझ लो ये चैप्टर आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है इस चैप्टर का। अगर इसको ही नहीं समझ पाओगे तो ये चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है। आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हम पुष्प की संरचना को समझ लेते हैं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जायांग। यहाँ पे एक पुष्प का चित्र है। अभी ये चारों भाग आपको आसानी से समझा देंगे। ठीक है, आप समझ जाओगे कि पुष्प के जो मुख्य 4 भाग हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, नाम तो लिख गया है लेकिन अभी आपको समझा देते हैं। ठीक है, रटाएंगे नहीं दोस्तों, एकदम अच्छे से समझाएंगे आप। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक पुष्प का चित्र बनाया है, इसके नामों को भी हमने लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये पुष्प का जो डंठल जैसा हिस्सा होता है जहाँ से पुष्प को पकड़ा जाता है उसको पुष्प वृत्त कहते हैं। आपने कभी पुष्प को पकड़ा होगा, फूल को पकड़ा होगा तो आपने इसी पुष्प वृत्त को पकड़ा होगा। ठीक है, डंठल नुमा संरचना होती है। ठीक है, दूसरा होता है पुष्पासन, जिसपे पूरा पुष्प आसित होता है, उसी को पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज है पुष्प का जो भाग होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज दोस्तों पुष्प का ना सबसे बाहरी चक्र होता है। ये प्रायः हरे रंग का आपको देखने को मिल जाएगा पुष्प में। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है दलपुंज। दलपुंज दोस्तों प्रायः रंग बिरंगे होते हैं और ये 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बने होते हैं और ये प्रायः रंगीन होते हैं। पुष्प में जो आप लाल, गुलाबी, नारंगी रंग का हिस्सा देखे हैं वही दलपुंज होता है। ठीक है, ये रंगीन और आकर्षक होते हैं। ठीक, उसके बाद है पुमंग। पुमंग क्या होता है दोस्तों? पुमंग ये दोस्तों जो ये डंठल नुमा संरचना ऊपर गई है ना, इसी को पुमंग कहते हैं। पुमंग क्या होता है? ये पुष्प का ना नर जनन भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? नर जनन भाग होता है। ठीक है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। ठीक है, इसको पुमंग बोला जाता है जब ये दो या 2 से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तो इसी को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, पुंकेसर, पुमंग या फिर नर जनन भाग। ठीक है, पुमंग क्या है पुष्प का? पुमंग जो है वो पुष्प का नर जनन भाग होता है दोस्तों। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो क्या है? जायांग है। जायांग क्या होता है? ये संरचना जो आपको दिख रही है, ठीक है, पुष्प के सबसे सेंटर में होता है। ठीक है, यही जायांग होता है। जायांग जो होता है ये पुष्प का क्या होता है? मादा जनन भाग होता है। क्या होता है? मादा जनन भाग होता है पुष्प का। ठीक है, जायांग जो होता है मादा जनन भाग होता है किसका? पुष्प का। ठीक है, तो ये पुष्प के जो भाग थे उसको आपने समझ लिया होगा। अब आइए एक एक करके इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो पुष्प का भाग था वो क्या था? वो था बाह्य दलपुंज। पुष्प के सबसे बाह्य चक्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, ये जो पुष्प है इसका जो सबसे बाहरी चक्र होता है इसी को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। ये प्रायः किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है पुष्प का वो है दलपुंज। वो क्या है? दलपुंज है। पुष्प का जो दूसरा भाग है वो दलपुंज होता है। ये प्रायः 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये प्रायः 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बनते हैं, आपने पुष्प में देखा होगा। ठीक है, ये रंगीन एवं क्या? आकर्षक होते हैं। ये रंगीन एवं आकर्षक होते हैं। कोई पीला रंग का होगा, कोई लाल रंग का होगा। ठीक है, फूल तो यार देखे ही हो, इतना कॉमन सा चीज़ है, इतना तो समझ सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग था वो था पुमंग या फिर इसी को पुंकेसर भी बोला जाता है। ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? नर जनन भाग होता है। ठीक है, नर जनन भाग होता है। और चौथा हमारा है जायांग। ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, मादा जनन भाग होता है। यार इतना गर्मी हो रहा है ना, पसीने से देखो यार पेपर भीग गया है। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं यार, और वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो यार। इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, चलिए
जायांग हमने देख लिया, ये पुष्प का क्या होता है, मादा जनन भाग होता है। अब आइए इसके आगे के टॉपिक्स को कवर कर। अब हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये नर जनन अंग का चित्र है, ये क्या है, नर जनन अंग का चित्र है, ठीक है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं पतला सा, इसी को तंतु कहा जाता है और इस संरचना को कहा जाता है पराग कोश, और इसी पराग कोश के अंदर ना पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। नर जनन अंग क्या है, नर जनन अंग क्या है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं, बस थोड़ा अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चित्र में आप देखिए, ये जो संरचना हम बनाए हैं ना, ये यही संरचना है, ठीक है, यही संरचना है, ठीक है। ये जो पतला सा आया है डंठल, ठीक है, यही संरचना है, यानी कि समझ लो ये आपका एक प्रकार से पुमंग है, पुंकेसर है, ठीक है। ये क्या है, पुमंग है या पुंकेसर है, ठीक है। तो ये नर जनन अंग था, ये तंतु है, ये पराग कोश है और पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखो, अभी आप अच्छे से सब चीज समझोगे। उसके बाद मादा जनन अंग को देख लेते हैं। पुष्प में मादा जनन अंग कहाँ होता है, अभी हम पढ़े हैं कहाँ होता है, ये संरचना जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये संरचना, ठीक है, ये संरचना, यही है हमारा मादा जनन अंग या फिर इसी को जायांग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहला ये हिस्सा जो होता है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, ये जो संरचना है इसको वर्तिका कहा जाता है, और ये अंडाशय है, ठीक है, ये क्या है, अंडाशय है, और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो जब पराग कोश का पराग कण, ठीक है, यानी कि ये पुंकेसर का पराग कोश का जब पराग कण, ठीक है, अंडाशय के बीजांड के यानी कि मादा जनन अंग या फिर जायांग के अंडाशय के बीजांड से मिलता है ना, तो पुष्प में क्या होता है, पुष्प में क्या होता है, तब परागण होता है, ठीक है। पुष्प में क्या होता है, परागण होता है। अभी नहीं समझे, ध्यान से समझो, ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मादा जनन अंग को पुंकेसर या फिर पुमंग भी बोला जाता है, और पुमंग या पुंकेसर में एक पराग कोश पाया जाता है, और उस पराग कोश के अंदर ना पराग कण होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो छोटी छोटी संरचना आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये है पराग कोश, पराग कण है, ठीक है, पराग कोश के अंदर पराग कण पाया जाता है। ये क्या है, हमारा मादा जनन अंग है, ठीक है। मादा जनन अंग में एक अंडाशय पाया जाता है, ठीक है, अंडाशय पाया जाता है, पुष्प की संरचना में ही हमने पढ़ा, ठीक है, देख लो, ये जो है ये अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है यार दोस्तों, ठीक है, अंडाशय है, अंडाशय है, ठीक है। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मादा जनन अंग को अलग करके पढ़ रहे हैं, तो पुष्प की संरचना से अब कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे समझो यार शांति से, ठीक है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांड, बीजांड है ये, ठीक है। तो जब ये पराग कोश का पराग कण अंडाशय के बीजांड से मिलता है ना, जब ये दोनों मिलता है तो क्या होता है, पुष्प में परागण होता है, ठीक है, पुष्प में परागण होता है, इतना तो समझ गए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे परागण क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। परागण तथा परागण के प्रकार को पढ़ते हैं। परागण क्या है, पुष्प के पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है, ठीक है। क्या लिखा है, पुष्प के पराग कणों को, ठीक है, यानी कि जब ये पराग कण, ठीक है, जब ये पराग कण वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, यानी कि ये वर्तिकाग्र है, यहाँ तक स्थानांतरित हो जाएंगे ना ये पराग कण, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया कि जब पराग कण अंडाशय की बीजांड से मिल जाता है, ठीक है, यानी कि पराग कण और बीजांड जब मिल जाते हैं तो पुष्प में क्या होता है, परागण होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पुष्प के पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। अब परागण के प्रकार देख लेते हैं। परागण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है, ठीक है, मतलब उस परागण को स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्या लिखा है, जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण, यानी कि ध्यान से समझो, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको,
यहाँ पे हम एक पुष्प बना देते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाते हैं ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे एक पुष्प की संरचना है, ठीक है, जैसा भी भला बुरा बनाया आपको समझाने के लिए बनाया है, फटाफट ध्यान से देख लो। लिखा है कि जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण, ठीक है, पराग कोश, पराग कण कहाँ है, यहाँ होते हैं पराग कण, ठीक है, पराग कण है यहाँ पे, ठीक ठीक। तो जब ये पराग कण निकल कर यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है, ऊपर पढ़े हो डिटेल में ना, यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है। तो जब ये पराग कण इस वर्तिकाग्र में आ जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, तो इसी को स्वपरागण कहा जाता है। जब ये पराग कण इस वर्तिकाग्र में गिर जाएगा तो जो परागण होगा उसी को स्वपरागण कहा जाता है। तो वही चीज लिखा है, जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उस परागण को स्वपरागण कहते हैं। दूसरा जो भाग है परागण का वो है पर परागण। जब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिर जाए तो पर परागण होता है। इसकी विधियां निम्न है, ठीक है, मतलब पर परागण क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे कि ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक दूसरा पुष्प है, दोनों दूर दूर है, ठीक है। तो जब इस पुष्प का पराग कण, ठीक है, इस पुष्प का पराग कण इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाएगा ना, वर्तिकाग्र में चला जाएगा, ठीक है, इस ये अलग पुष्प है, ये अलग पुष्प है, उसी जाति का है लेकिन दूर दूर है दोनों। तो इसका पराग कण इसके वर्तिकाग्र में चला गया तो जो परागण होगा उसी को क्या कहा जाता है, पर परागण। उसी को क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है, ठीक है, पर परागण कहा जाता है। पसीने से यार पेज भीग गया इसीलिए लिख नहीं पा रहे हैं सही से, इसके लिए सॉरी, बहुत गर्मी है यार दोस्तों, क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या समझे, मान लो दो पुष्प है, अलग अलग है दोनों, ठीक है, दोनों दूर दूर है। तो जब एक पुष्प का पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाएगा तो इसको पर परागण कहते हैं। अब ये पराग कण दोस्तों कैसे जाएगा इस दूसरे पुष्प के पास, तो कुछ विधियां और माध्यम होते हैं उसके माध्यम से जाएगा, जैसे कि वायु परागण। वायु परागण कैसे होता है, मान लो ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प का पराग कण है, ठीक है, इस पुष्प के वर्तिकाग्र में कैसे पहुंचेगा, इस पुष्प के वर्तिकाग्र में कैसे पहुंचेगा, तो वायु परागण, ठीक है। विधिया और माध्यम हम पढ़ रहे हैं, पर परागण की विधिया और माध्यम को हम पढ़ रहे हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वायु परागण मतलब ये जो पराग कण है अगर हवा के माध्यम से, ठीक है, हालांकि मतलब ये दोनों पुष्प के जो पौधे हैं ये दूर दूर है, ठीक है, तो पराग कण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंच रहा है, वायु परागण क्या है, हवा के माध्यम से पहुंच रहा है, ठीक है। जब ये पराग कण हवा के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया तो जो परागण होगा उसको वायु परागण बोलेंगे। अगर कीट के माध्यम से चला गया, ठीक है, मान लो इस फूल पे कोई कीट बैठा, ठीक है, तो उस कीट के पैर में, पंख में या फिर चोंच में पराग कण मतलब फंस जाएगा, ठीक है, पराग कण लग जाएगा। बहुत छोटे छोटे होते हैं पराग कण, आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस पंछी के माध्यम से अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया या कीट के माध्यम से चला गया तो उसको कीट परागण बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर जल के माध्यम से जा रहा है तो जल परागण, और पंछी के माध्यम से जा रहा है तो उसे पंछी परागण कहेंगे। यही पर परागण की 4 प्रमुख विधियां हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब देखो विधिया एवं माध्यम क्या है, जैसे कि पर परागण में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं ना, जो पुष्प के पौधे होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और स्वपरागण में एक ही पुष्प में हो जाता है, एक ही पुष्प में, मतलब एक ही पुष्प का परागकण, ठीक है, जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में आता है तो स्वपरागण होता है। और जब अलग अलग पौधों एक एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता है तो पर परागण होता है। यही सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब तीसरा टॉपिक है निषेचन। निषेचन दोस्तों क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पुष्पीय पौधों में परिपक्व वर्तिकाग्र पर उसी प्रजाति के परागकण पहुंचते हैं तो परागण होता है। सही बात है, हमने पढ़ा। परागकण की क्रिया में आगे चलकर जब नर और मादा जनन इकाइयों का संयोजन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं, ठीक है, इसी को निषेचन कहते हैं। ठीक, एकदम सिंपल चीज है यार। पुष्पीय पौधों में परिपक्व वर्तिकाग्र मतलब जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके वर्तिकाग्र में उसी प्रजाति का जब परागकण पहुंच जाता है तो परागण होता है। अभी हमने एकदम यार डिटेल में पढ़ा परागण क्या होता है। तो परागण की क्रिया आगे चलकर जब नर और मादा जनन इकाइयों का संयोजन होता है
तो इससे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा चीज़ है, परागण के बाद जो प्रक्रिया होती है उसी को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, चौथा टॉपिक है द्विनिषेचन, या फिर इसी को दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलते हैं। तो दोहरा निषेचन क्या होता है? जब पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरता है, पराग नली में जनन कोशिका दो नर युग्मक बनाती है। इस प्रक्रिया से जो निषेचन होता है उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब पराग कण, यानी कि मान लो ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है, ये पराग कण है, ठीक, ये पराग कण है, ये है हमारा वर्तिका, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये हमारा क्या है? पराग कण है। ये क्या है? पराग कण है। तो क्या लिखा है? जब पराग कण, यानी कि जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरता है, यानी कि ये पराग कण टूट के कहाँ आ गया? यहाँ वर्तिकाग्र में आ गया। तो पराग नली में जनन कोशिका दो नर युग्मक बनाती है। यहाँ पे दो नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नर युग्मक जब बन जाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक, यानी कि जब पराग कण वर्तिकाग्र में आ जाता है तो पराग नली में दो नर युग्मक बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, पांचवा टॉपिक है अनिषेक फलन। अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अंडाशय से जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये फल जो होते हैं ना, वो बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर और केला। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लो और रिवीजन कर लो। आपका चैप्टर 1 जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।